आप देखें इसे, क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो या एंटी एरोमेटिक है तो पहली कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन रिंग प्लेनर होनी चाहिए, रिंग प्लेनर होनी चाहिए। प्लेनर रिंग तभी होगी जब वहां sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम नहीं होगा, क्योंकि sp3 कैसा होता है, नॉन प्लेनर। तो हाइब्रिडाइजेशन में भी sp और sp2, में भी sp और sp2। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओवर द कंप्लीट रिंग, पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, इधर भी कंप्लीट रिंग में डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। यहां तक अपन फॉलो कर चुके थे। इसके बाद में ये जो लास्ट पॉइंट आता है, ठीक है, तो यहां फोर्थ पॉइंट क्या है, सच सिस्टम फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, या यहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल होगा, और यहां क्या रूल होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। अब पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पाई प्लस लोन पेयर दोनों को कंसिडर करते हैं। पाई मतलब जहां पर भी कॉन्जुगेशन है, पाई प्लस लोन पेयर दोनों को। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, जैसे मान लो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर नेगेटिव चार्ज है, बोले तो लोन पेयर है। अभी वो आपको लोन पेयर नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही कॉन्जुगेशन होगा ये इधर चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब अपन को ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब वो सारे इलेक्ट्रॉन कंसिडर करने हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 1 2 3 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यह आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इस रूल को फॉलो करते हैं तो ये कंपाउंड कैसे होते हैं, एरोमेटिक। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं तो यहां पर आ जाएगा n की वैल्यू 1 2 3, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। तो अगर 4 की टेबल फॉलो हो रही है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा, 4 की टेबल +-2 फॉलो हो रहा है तो वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो आप ये लिखें, फॉलो। वो शुरू के तीनों पॉइंट तो नोट हो चुके हैं ना, नहीं हुए क्या? चलो पहले वो नोट कर लो। हाँ जी, हकल रूल के अंदर है। मतलब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बारे में हकल ने एक्सप्लेन किया था, मीनिंग ये है इसका।
मैंने आपको एक पॉइंट नोट करवा दिया क्या कि अगर एक ही एटम पर पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों हो तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। बता दिया ना पॉइंट, ठीक है। क्या इतना नोट हो गया? अरे हो गया क्या भाई? हाँ जी, आप कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं अपन, एक बार इतना नोट कर लें आप। एग्जाम्पल नोट नहीं करेंगे, पहले सिर्फ आप वो थ्योरी नोट कर लें ऊपर वाली। हो गया? चलो, सबसे पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या पूरे सिस्टम में पाई कॉन्जुगेशन है? क्या पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पूरे में कॉन्जुगेशन है। अब आप पाई और लोन पेयर का नंबर काउंट कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। तो यहां कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आप देखो, क्लोज रिंग है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब प्लेनर है, ठीक है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। बोले तो कंपाउंड कैसा है ये? एरोमेटिक। नेक्स्ट, सेकंड वाला क्या है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक। अच्छा, अभी अपन ने ऊपर जो कंडीशन पढ़ी वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की पढ़ी, तो बाकी जो भी बच गया वो कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है ये प्लेनर नहीं हो सकता। क्या रीजन है इसका? कि ये जो कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। जैसे ये जो कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर मॉलिक्यूल में एक भी एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो वो प्लेनर हो ही नहीं सकता। समझ आई बात? तो अगर ये प्लेनर नहीं हो सकता तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। ये भी कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। ये कैसा हो जाएगा? नहीं, नॉन एरोमेटिक। चलो अगला वाला देखते हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई पूरे में कॉन्जुगेशन है, क्लोज रिंग है, साइक्लिक है, ठीक है, पूरे में कॉन्जुगेशन है और प्लेनर है। एक साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। तो सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है। तो यहां पर अब ये किस सिस्टम को फॉलो कर रहा है? आप पाई प्लस लोन पेयर काउंट कर लो। तो यहाँ पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर 0 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा तो कैसा हो जाएगा? ये एरोमेटिक। 4 की टेबल +-2, ठीक है। अगला वाला ये नेगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ मुझे? यहां एक हाइड्रोजन भी होगा बेटा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ जरा। नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है, याद रखना।
तो 1 2 3 3 सिग्मा एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसका? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अरे बोलो ना भाई। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में है। और मैंने बोला होगा अगर कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो उसे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर में वो पाई बनने वाला है। जब ये नेगेटिव अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा तो यहां पाई बन जाएगा बेटा जी। तो यहां पर ये साइक्लिक है, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। अब इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 तो इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, एक लोन पेयर काउंट होगा। तो ये किसको फॉलो कर रहा है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ आया क्या? 4 कैसा? पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा? ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, डबल ए। यहां पर 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा, तो कैसा हो जाएगा ये? एंटी एरोमेटिक। समझ गए होंगे, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, क्लोज रिंग और प्लेनर। 2 और 2 4। ये कैसा कंपाउंड है बताओ रुद्राक्षी? एंटी एरोमेटिक कैसे है? इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो। तो क्या हो जाएगा ये? नॉन एरोमेटिक। अरे प्रेजेंस ऑफ sp3 एटम मॉलिक्यूल को कैसा बना देगा? नॉन प्लेनर। टेट्राहेड्रल होता है ना sp3, तो वो नॉन प्लेनर है बेटा जी। नॉन प्लेनर है तो मतलब एरोमेटिक नहीं हो सकता। क्लियर है? तो यहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन ही नहीं है। अरे ये वाला एटम कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। अब करा देंगे इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर फ्लो। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो पहले से बना रखे हैं, इधर से 5th बना लेगा। बना सकता है सेकंड पीरियड का एलिमेंट 5 बॉन्ड? अरे बोलो जरा, नहीं बना सकता। तो यहां वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है नाइट्रोजन पे, तो किसी तरह का कॉन्जुगेशन ही नहीं हो सकता। ठीक है? तो यहां पर नाइट्रोजन में रेजोनेंस नहीं होएगा, वहां लिख लेना नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल। तो इधर से इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। ठीक है? तो ये नॉन एरोमेटिक है। एन ए का मतलब समझ गए क्या? एन ए नॉन एरोमेटिक। बहुत अच्छे। अब इसका बताओ, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे ये दोनों काउंट होंगे क्या? पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों काउंट होंगे। अगर एक ही एटम पर पाई बॉन्ड भी हो, लोन पेयर भी हो, तो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं क्या रेजोनेंस में? पाई बॉन्ड ही तो पार्टिसिपेट करता है। लोन पेयर तो कैसा है इसका? लोकलाइज है। तो ये क्या हो गया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। 2 2 4 क्लोज है, साइक्लिक है, प्लेनर है। ठीक है? और ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ये ठीक है। इसके बारे में बताएं। बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बोले तो क्या है इस पे? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या है इस पे? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या है उसका हाइब्रिडाइजेशन? sp2। sp2 कैसा होता है? प्लेनर। तो वो तो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो ये पाई बॉन्ड यहां से यहां मूव कर जाएगा बड़े इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, हर एक एटम पार्टिसिपेट कर रहा है कॉन्जुगेशन में। तो साइक्लिक है, क्लोज है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4, और यहां तो 0 इलेक्ट्रॉन है। उसका तो बोरोन का तो क्या पार्टिसिपेट कर रहा है? वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दिस इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो कैसा हो जाएगा ये? एंटी एरोमेटिक। अब इसको काउंट करते हैं। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई।
ठीक है, सिग्मा, ये पाई सिग्मा पॉजिटिव, इधर भी पाई सिग्मा पॉजिटिव, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है पूरे रिंग में, एक भी एटम अलग नहीं है। सारे एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है sp2, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब भी क्या होता है sp2। तो ये क्लोज है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। आया समझ में? नोट कर लो बेटा। हो गया इतना? क्या हो गया बेटा? कौन सा लास्ट वाला? थर्ड वाला?
ये 12th वाला क्या है? अरे 12th वाला क्या है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? अरे ये साफ साफ दिख रहा होगा ना, sp3 कार्बन। ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कितने सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं? हाँ जी बेटा। तो ये नॉन एरोमेटिक है। दिस इज sp3 कार्बन। ये हो गया ऊपर वाला भी। बताओ 13, 14, 15 के बारे में बताओ। 15 तो क्या सिंपल है। थर्टीन कैसा है? एरोमेटिक। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है? लोकलाइज। तो 2, 2, 4, 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। अगला वाला तो एरोमेटिक साफ साफ ही है, बेंजीन रिंग है इसके पास। बेंजीन रिंग कैसी होती है? एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। केवल क्लोज रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है उनको काउंट करना है, बाहर वाले को काउंट नहीं करना है। ठीक है। ओनली काउंट delocalized electron of ring. Only count delocalized electron of ring. सिक्सटीन वाला एरोमेटिक है कि नहीं है? एरोमेटिक है ना, साफ साफ दिख रहा होगा कि 4 तो पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा कॉन्जुगेशन में।
ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यह आ जाएगा एरोमेटिक। 17 एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? एरोमेटिक होगा। अगर एक एटम के 2 लोन पेयर है ना, तो एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, दूसरा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तो डीलोकलाइज लोन पेयर हो गया और एक लोन पेयर कैसा हो गया? लोकलाइज। अरे सेम एटम पर अगर 2 लोन पेयर है तो एक ही पार्टिसिपेट करेगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक एटम पे लोन पेयर और पाई दोनों होते हैं, तो दोनों थोड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, एक ही तो पार्टिसिपेट करता है। अरे सही बात है ना, लोन पेयर और पाई में से पाई पार्टिसिपेट करता है, भड़क कर तो दोनों सकते हैं। सिमिलरली अगर 2 लोन पेयर है तो एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है। तो एक डीलोकलाइज है और एक लोकलाइज है, तो लोकलाइज को क्यों काउंट करूं मैं? एक तो लोकलाइज है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। नोट करें भाई। बताओ 18th। एरोमेटिक होगा, सिंपल है। ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये तो कैसा है? लोकलाइज। और ये वाला लोन पेयर कैसा है? ये डीलोकलाइज है। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, 2 तो पाई बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन तो वो, और एक लोन पेयर। तो ये कैसा बन जाएगा? एरोमेटिक बन जाएगा। नोट कर लें बेटा। हाँ जी। कौन 19 कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पर? 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। सामने ध्यान दो इसके लिए। ये पहला एग्जाम्पल है जिसको थोड़ा सा स्टार स्टार कुछ मिला है, बाकी वो नहीं मिले अभी तक स्टार। अब अपन इसको समझते हैं। बताओ मुझे, ये जो एंटी एरोमेटिक होता है ये स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है, या लेस स्टेबल होता है? अरे अच्छा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं बताया अभी, ठीक है। एक ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन को याद रखना है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर होता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और फिर होता है एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होते हैं, लीस्ट स्टेबल, ठीक है। और याद रखना जो स्टेबल कम होते हैं वो रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। आपने अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो, साइक्लोएल्कीन के रेस्पेक्ट में जीआई शो करने के लिए
साइक्लो एल्कीन के रेस्पेक्ट में जीआई शो करने के लिए मिनिमम 8 कार्बन रिक्वायर्ड थे। अरे सही बात है क्या? क्योंकि देखो 7 कार्बन तक साइक्लो एल्कीन में पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में केवल सिस एग्जिस्ट करता है। तो ट्रांस, ठीक है, क्योंकि जैसे रोटेट करने लगोगे ट्रांस बनाने के लिए, वैसे अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। 8 कार्बन से रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर 8 से लेकर 11 कार्बन तक ट्रांस सिस ज़्यादा स्टेबल होता है, और 12 या उसके बाद में फिर ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक था तो अनस्टेबल हो गया। अब ये खुद को क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है एक दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर। इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इसे बोला जाता है बोट शेप। ठीक है, ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन प्लेनर। अरे प्लेनर तो रहा ही नहीं ना अभी ये। एक एक प्लेन तो ये वाला हो गया, इसका जो सरफेस वाला है। एक प्लेन जहाँ ये वाली साइड है वो प्लेन हो गया, एक प्लेन जो ये वाली साइड है वो प्लेन हो गया। 3 प्लेन हो गए ना। इधर देखो, इधर जैसे एक तो ये हाथ वाला प्लेन हो गया, ये एक इस हाथ वाला प्लेन हो गया ये, और एक नीचे सरफेस जहाँ बॉटम पे वो रखा है वो प्लेन हो गया। तो ये मॉलिक्यूल कैसा बन जाता है, नॉन प्लेनर बन जाता है। और नॉन प्लेनर क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ये नॉन एरोमेटिक होने की वजह से, मतलब नॉन प्लेनर होने की वजह से कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, याद रखना, स्पेशल एग्जाम्पल है ये। अच्छा ये क्या है, अब ये देखो, वैसे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता, पर -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ चुका है उसके पास। ठीक है, ये कैसा होता है यार, वो ना एंटी एरोमेटिक था। एंटी मतलब ये -2 हटा दो, फिर वो एंटी एरोमेटिक था। अब एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते। जब ये स्टेबल नहीं होते, और अगर आप मान लो रिएक्शन में आपको मेटल दे रखा हो, तो मेटल का काम क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करना। मेटल का काम क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ये मेटल क्या क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K++ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड थे, ये जो बॉन्ड था, ये पहले तो यहाँ इक्वली ब्रेक हो गया। जब इक्वली ब्रेक हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब क्या है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और रिलीज हुए। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या चार्ज आया, नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट किया तो क्या चार्ज आया, नेगेटिव। अब काउंट करो, यहाँ लोन ये रहा नेगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, नेगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। तो हर एक एटम कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, नाउ दिस विल बिकम 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन के वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो इसी को तो ऐसा लिखा है अपन ने, अरे इसी को तो ऐसा लिखा है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो वो हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो ये और ये क्या है, सेम है। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। आपको समझ में आ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वो जब एंटी एरोमेटिक था तो अनस्टेबल था, तो वो कैसे भी करके खुद को नॉन एरोमेटिक बनाने की कोशिश कर लेता है पहले, और फिर इलेक्ट्रॉन मिल गए तो एरोमेटिक बना लेगा। जो स्पेशल एग्जाम्पल ध्यान रखने होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि इतने ही ध्यान रखने हैं बस। ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ चला जाएगा और एक यहाँ चला जाएगा।
हाँ जी, इतना नोट कर लें। अरे हो गया क्या इतना? ये एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर नोट कर लो, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। लिख लिया इतना? चलो आप मुझे ये, चलो ये बात नहीं करना, पहले एक एग्जांपल करते हैं। देखो यहां पर कभी अगर इस तरह का सिस्टम हो ना, एक मिनट मेरी बात सुनो, जहां सारे के सारे पाई बॉन्ड सरफेस पर प्रेजेंट हो, सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? सरफेस पर। ये सरफेस ही तो है, आउटर। अरे बोलो भाई, ठीक है। तो अपन उन्हें, अगर वो अल्टरनेटिव है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ऐसे ही सारे अल्टरनेटिव, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इस तरह से, तो इसे बोला जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पूरे को एक साथ काउंट करेंगे अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? सरफेस पर हैं। ठीक है, मतलब इफ पाई इलेक्ट्रॉन आर एट सरफेस, देन कंबाइन देम, और उनको मैंने जब कंबाइन किया तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आया। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? एरोमेटिक। कैसा होता है? एरोमेटिक। ठीक है, अब यहां पर ये वाला कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है कि नहीं है? ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है? सुनो, आप देखो यहां पर, अगर मैं इस रिंग को इंडिविजुअली देखूं तो ये बेंजीन रिंग है। अरे बेंजीन रिंग है। अच्छा, ये जो बीच वाला पाई बॉन्ड, ये लेफ्ट वाली रिंग में है, राइट वाली रिंग में है, कि दोनों में है? दोनों में है। इसका मतलब लेफ्ट वाली रिंग भी एरोमेटिक है। अगर मैं राइट वाली को देखूंगा तो राइट वाली भी एरोमेटिक है। दोनों ही बेंजीनोइड रिंग है ना, दोनों ही बेंजीनोइड रिंग है। अगर मैं इसमें काउंट करूंगा तो केवल लेफ्ट वाली रिंग ही कैसी है? बेंजेनोइड। केवल लेफ्ट वाली रिंग ही कैसी है? बेंजेनोइड रिंग है। तो अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करें ना बेटा, ठीक है, तो आप एक बात बोल सकते हो, दैट कंपाउंड will be more stable which having more which having more benzenoid ring, more benzenoid ring। आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन।
ये तो जब आप वो एलन की ऐप पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना थोड़े अच्छे वाले, जब वो सॉल्व करोगे तभी आपको मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। हाँ जी, हाँ। बेटा आपके 12th फिजिक्स में एक टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी फील्ड एंड चार्ज, वो हो गया होगा आपके। लेकिन कल उसकी एक रिवीजन क्लास रखी है ऑनलाइन, शाम को 3 से 5। अगर जिसको अटेंड करनी हो वो कर लेना, ठीक है। हाँ जी, तो इन दोनों में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो बताओ स्टेबल ज़्यादा कौन है? अरे ज़्यादा स्टेबल कौन है, 21 की 22? 21 ज़्यादा स्टेबल है 22 से। यहाँ क्या है, 2 बेंजेनोइड स्ट्रक्चर, 2 बेंजेनोइड रिंग, और इसमें तो एक ही बेंजीन है ना। अरे राइट वाली बेंजीन कहाँ है? नहीं है ना राइट वाली बेंजीन। तो यहाँ इसमें क्या है, वन, ओनली वन बेंजेनोइड रिंग, बेंजेनोइड रिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली ज़्यादा स्टेबल है, इसमें 2 बेंजीन है, मतलब एरोमेटिक तो दोनों ही हैं। ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर मान लो 2 रिंग दे रखी है, उनमें एक एरोमेटिक है और दूसरी एरोमेटिक नहीं है, मतलब नॉन एरोमेटिक है, तो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर 2 रिंग है ना, जैसे यहां इस तरह का एग्जांपल ले लें अपन, अगर इस तरह से, तो लेफ्ट वाली तो एरोमेटिक है और राइट वाली तो नॉन एरोमेटिक है, sp3 कार्बन है उसमें, तो इस पूरे को एज ए होल क्या बोलेंगे अपन, एरोमेटिक। समझ आ गई बात? ठीक है, पूरे को एज ए होल एरोमेटिक बोला जाएगा। लेकिन अगर एक एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक हो गई तो फिर वो एंटी एरोमेटिक होगा। एक एरोमेटिक है और एक एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, जैसे एक बोतल में साफ पानी है, एक बोतल में गंदा पानी है, दोनों को मिक्स कर दोगे तो साफ पानी थोड़ी हो जाएगा, वो तो पूरा ही गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक रिंग एरोमेटिक एक नॉन एरोमेटिक तो पूरी एरोमेटिक, एक एरोमेटिक दूसरी एंटी एरोमेटिक तो पूरी एंटी एरोमेटिक। ठीक है, और एक एग्जांपल हो रहा है इसमें, ये वाला क्या है, एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक? मैं बता देता हूं आपको, ये नॉन एरोमेटिक है, ये है नॉन एरोमेटिक, मतलब ये है नॉन प्लेनर। ये नॉन प्लेनर क्यों है? ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम। कौन से वाले हाइड्रोजन एटम? देखो इस वाले कार्बन को देखो, ये 3 बॉन्ड बना चुका है, 2 इधर एक इधर, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा यहां पर। सिमिलरली इस वाली रिंग को देखो, इस वाले कार्बन को, इसने भी 2 बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, यहां क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और ये दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल। तो पहले पहले जैसे वो एक ऐसे एक प्लेन में थे, पर इधर वाले हाइड्रोजन और इधर वाले हाइड्रोजन, इनमें जैसे ऐसे इधर वाले हाइड्रोजन और इधर वाले हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से थोड़े से दूर चले जाएंगे, एक आगे शिफ्ट हो जाएगी एक पीछे शिफ्ट हो जाएगी। तो अब ये रिंग कैसी बन गई, नॉन प्लेनर। पहले जो प्लेनर था, अब अगर वो यू ट्विस्ट कर गया, यू ट्विस्ट, तो कैसा बन गया वो, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होने की वजह से कैसा हो गया वो, नॉन एरोमेटिक। तो ये लास्ट के जो 5-6 एग्जाम्पल है, ये थोड़े से अच्छे एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना, आप नोट कर लो बेटा।
More benzene rings, more stability. कैसे पता एंटी एरोमेटिक है? नहीं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे बेटा? ये इस कोने पर भी तो है पाई बॉन्ड। जब ये कॉन्जुगेशन करेगा ना, थोड़ी देर में ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इधर वाली एरोमेटिक बन जाएगी और इधर वाली ये इस मतलब ये एक एरोमेटिक, दूसरी नॉन एरोमेटिक, दूसरी एरोमेटिक नहीं रह पाएगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट, मतलब जब यहाँ कॉन्जुगेशन होगा ना तो कभी इस तरह की फॉर्म बनेगी जिसमें पाई बॉन्ड बीच में आ जाएगा, कभी एक फॉर्म ये बनेगी जिसमें पाई, ये वाला पाई बॉन्ड लेफ्ट में आ जाएगा, और एक स्ट्रक्चर और बनेगा जिसमें ये पाई बॉन्ड राइट में आ जाएगा, है ना। तो ये तो कन्वर्ट होती रहेंगी एक दूसरे के अंदर, तो वो एंटी एरोमेटिक नहीं है दूसरी वाली। कॉन्जुगेशन की वजह से दो रिंग मतलब हाँ हाँ, दोनों एरोमेटिक है। हाँ, क्यों बोला? बेंजीन रिंग की वजह से वो डायरेक्ट, हाँ बिल्कुल। हाँ, ये कन्वर्ट हो जाएगी, 21 कन्वर्ट हो जाएगी 22 में, थोड़ी देर बाद में हो जाएगी। अपन को तब की बात थोड़ी करनी है, अपन को तो अभी की बात करनी है। राइट नाउ क्या है? ट्वेंटी फोर एक अच्छा क्वेश्चन है। देखने में वो 10 पाई इलेक्ट्रॉन लग रहा था, देखने में 10 पाई इलेक्ट्रॉन लग रहा था, ठीक है, एरोमेटिक लग रहा था, पर वो हाइड्रोजन एटम के रिपल्शन की वजह से नॉन प्लेनर बन गया। हाँ जी, हो गया इतना नोट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो एप्लीकेशंस।
ये जो अपन ने अभी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पढ़े ना, इनकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं अपन। मैंने ये तो बताया नहीं नॉन एरोमेटिक कौन होते हैं। अरे मतलब साइक्लिक कंपाउंड विच आर नॉट एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक आर नॉन एरोमेटिक। साइक्लिक कंपाउंड विच आर नॉट एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तो क्या बच गया फिर? नॉन एरोमेटिक। कितना मुश्किल है। साइक्लिक कंपाउंड 3 फॉर्म होती है, एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अब जो एंटी नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, तो फिर क्या बचा? नॉन एरोमेटिक। अरे हो गया क्या यहां तक नोट भाई? अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। बस रुक जाएं आप, अगर ऊपर वाला नोट हो गया हो तो। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ साइक्लोपेंटाडाइईन। ठीक है, तो श्वेता आप मुझे ये बताएं, मैंने आपको एक कभी न कभी एक टर्म यूज में ली होगी, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक एच। कौन से हाइड्रोजन को एसिडिक एच कहा जाता है? कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक एच कहलाता है? क्या मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मेरे पास ये है पी डबल बॉन्डो, ये है ओ एच, ये है ओ एच, ये है एच। ये कितने हाइड्रोजन एच प्लस के फॉर्म में रिलीज करेगा? 2। तो कैसे पता किया आपने? वही हाइड्रोजन एसिडिक एच होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है। वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा। सर क्या मतलब है? सर क्या मतलब है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का? अरे वो एटम जिसकी EN 3 या 3 से ज्यादा हो। कभी बात नहीं हुई क्या अपनी ऐसी एसिडिक एच के बारे में? एसिडिक एच, कोई बात नहीं अगर नहीं हुई तो अब समझ लो, वो हाइड्रोजन जो मोर EN से अटैच है। मोर EN मतलब 3 या 3 से ज्यादा H जिसका हो, ये EN जिसकी हो। तो यानी ऑक्सीजन की EN कितनी होती है? 3.5। 3.5 तो ये दोनों कैसे हैं? एसिडिक। फिर फॉस्फोरस की तो 2.5 होती है, सॉरी 2.1 होती है। अरे वो मैंने एक बताया था साइंस के पेपर में, पीएच का क्वेश्चन आया, हमने नकल कर ली। कभी तो बात हुई होगी इस तरह से। इसकी EN होती है 3, इसकी EN होती है 2.1 और इन तीनों की EN होती है 2.5। ठीक है, तो यानी कि 2 ही हाइड्रोजन एसिडिक एच है। अब मुझे जैसे, तो श्वेता अब आपको समझ में आ गया कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक एच होता है? तो फिर श्वेता आप मुझे ये बताएं, ये वाला जो एच है ये एसिडिक एच है या नहीं है? क्योंकि वो sp कार्बन है। sp कार्बन की EN होती है 3.25। 3.25 तो मोर EN से अटैच हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिडिक। तो यानी कि ये क्या करेगा? ये H प्लस लूज करेगा। RC डबल ट्रिपल बॉन्ड यहां तो आ जाएगा नेगेटिव और ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये कैसा H है? एसिडिक H है, एसिडिक H। समझ आ गई बात? और जिसके पास एसिडिक H है वो एसिड होता है, जिसके पास एसिडिक H है वो एसिड होता है, सिंपल। ओके, तो मुझे श्वेता आप ये बताओ कि ये कंपाउंड एसिडिक है कि नहीं है? कैसे है एसिडिक? अभी जो मैंने बताया, अभी तक जितना आपको पता है उसके हिसाब से बताओ, क्योंकि यहां तो या तो sp2 कार्बन है या sp3 कार्बन है। sp3 है तो 2.5, sp2 है तो 2.75। अभी तक तो नहीं है वो, है ना? है तो सही वो एसिडिक कंपाउंड, है ना? वो तो इससे ज्यादा एसिडिक है बल्कि, है ना? पर वो तो लॉजिक मैंने बताया ही नहीं अभी तक। अब समझते हैं अपन वो लॉजिक। मान लो, ठीक है, अपन इतना आगे का नहीं देख पाते, ये कंपाउंड देख लेते हैं आगे का कि आगे जाकर क्या होने वाला है इनके साथ। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इसने रिलीज कर दिया, तो यहां क्या बन गया? H प्लस के फॉर्म में रिलीज कर दिया। तो जो H प्लस रिलीज करेगा वो क्या होता है? एसिड। देखते हैं रिलीज करने के बाद क्या क्या है इसके हलचल।
अच्छा, इसने H रिलीज कर दिया, H प्लस रिलीज कर दिया, तो इसके पास क्या आया? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की न्यूट्रल। जिसने प्लस को निकाल दिया हो तो वहां क्या बचेगा? अरे बोलो ना भाई, क्या मजाक करते हो यार। ये कार्बन हाइड्रोजन से H प्लस चला गया तो कार्बन पे नेगेटिव आया कि नहीं आया? आप बोल मत देना, हो सकता है गलत हो जाए। कोई बात नहीं, देखो इधर। ठीक है, तो ये यहां से H प्लस चला गया तो पीछे क्या आ गया बेटा? नेगेटिव। हाउ नाउ दिस सिस्टम, नेगेटिव मतलब लोन पेयर, नेगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा नेगेटिव, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 मत बोल देना उसे, क्योंकि वो जो लोन पेयर है वो तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा। ठीक है, ये क्या था? एसिड। ये क्या है इसका? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैसा बन गया? एरोमेटिक। कॉन्जुगेट बेस हाईली स्टेबल हो गया। एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे तो देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो इसका कॉन्जुगेट बेस हाईली स्टेबल है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। उसको पता है भाई H प्लस लूज करने से, H प्लस लूज करने से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, तो क्यों नहीं लूज करेगा वो? अरे सही बात है कि नहीं है? तो यहां पर अगर मैं इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करूं ना, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करूं, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा इस वाले से। ठीक है, इसका मतलब ऐसा तो तभी हुआ होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इसका मतलब ये जो कॉन्जुगेट बेस बना ये नेगेटिव के साथ, ये ज़्यादा स्टेबल है इस नेगेटिव के कंपेयर में। ठीक है, ये बात प्रैक्टिकल है भाई, आप नोट करें इसे। मोर ईएन वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये बात तो इनऑर्गेनिक में सही है। ऑर्गेनिक में तो और भी तरीके हैं उसको, उसको स्टेबिलिटी के। एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला भी एसिडिक है, जबकि वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 कार्बन है।
अगर आप लोग भूल जाओ तो कहीं लिख लिया करो कि उस हाइड्रोजन को एसिडिक H बोलते हैं जो मोर ईएन से अटैच हो, है ना। ये ऐसी बातें अभी तक तो पता लग जानी चाहिए थी आपको कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या ऊपर वाला नोट हो गया? ठीक है। तो हर्ष मुझे आप ये बताओ, ये वाला कंपाउंड H प्लस लूज करेगा या H माइनस लूज करेगा? ऐसे बातें मत कर, एक बार बना के देख बेटा। कई बार ना ऐसे नहीं दिखता अपन को साफ साफ। अपन थोड़ी इतना आगे का देख पाते हैं। आप देखो H प्लस लूज करवाने के बाद जो बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है, अनस्टेबल बन रहा है, क्या हो रहा है। तो मुझे आप ये बताना फाइनली कंक्लूजन निकाल के कि ये H प्लस लूज करेगा कि H माइनस लूज करेगा। H माइनस लूज करेगा। क्या बोले? आपके तो वो नोट चल रहे होंगे ऊपर वाले, ऊपर वाले नोट हो रहे होंगे अभी तो। हो गया, बस बस हो ही गया सर। ये कोई नई बात नहीं, हमेशा की कहानी, इसका नोट ही चलता रहता है। चलो अपन अगला ध्यान देते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, अगर मानो मेरे पास यहां से दो ऑप्शन है, आप नोट मत करना, पहले समझना। एक बार मैंने H प्लस लूज करवा दिया, तो शिक्षा आप मुझे ये बताओ कि जब ये H प्लस लूज कर देगा, जब ये वाला H प्लस चला जाएगा तो यहां क्या बनेगा बेटा? नेगेटिव या पॉजिटिव? जब प्लस चला गया तो नेगेटिव ही बचेगा, वो तो ऑब्वियसली यहां नेगेटिव। एक बार मैंने यहां से H माइनस लूज करवा दिया, तो अगर वो H माइनस चला गया तो यहां क्या बचेगा बेटा? पॉजिटिव। शिक्षा अब मुझे ये दोनों बताओ, ये पहला वाला कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? ये पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? एरोमेटिक। और ये वाला क्या है बेटा? ये पाई सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पाई, ठीक है। यहां पे भी कंप्लीट में कॉन्जुगेशन है, और नेगेटिव में तो लोन पेयर होता है तो काउंट होगा। तो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये कैसा बन जाएगा? ये एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब समझ में आया कि ये H प्लस लूज नहीं करेगा, ये H माइनस लूज करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये भी जब H प्लस लूज कर देगा तो पीछे क्या बन जाएगा? नेगेटिव। अब आप काउंट करो, पूरे में कॉन्जुगेशन है क्या? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा, पूरे में कॉन्जुगेशन है। और ये क्या हो जाएगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो वो H प्लस लूज नहीं करेगा, वो क्या लूज करेगा? H माइनस लूज करेगा। क्योंकि H माइनस लूज करने के बाद पीछे क्या बचेगा? प्लस। और अब पीछे बचा हुआ पूरा का पूरा सिस्टम कैसा है? एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। तो आप लिखिए बेटा जी एक पॉइंट लिखो, एक नोट करके लिखो, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोहेप्टाट्राईइन आर सोर्स ऑफ H माइनस या हाइड्राइड आयन। लिखा है सामने। हाँ, साइक्लोप्रोपीन।
तो अपन ने भी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक ये सब पढ़े, तभी तो पता लगा कि ये हाँ ये ऐसा करेगा। इतना नोट हो गया, कर लो नोट। हाँ जी, क्या वो लाइन नोट नहीं हुई क्या पुरानी? पाई बॉन्ड किसकी ओर शिफ्ट होता है? लेस ईएन या मोर ईएन की ओर? इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे कभी भी? मोर ईएन की ओर, है ना। मुझे इन तीनों कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। आपने सुना होगा ना डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू क्यू इन टू डी। जब चार्ज ज्यादा क्रिएट होगा तो म्यू ज्यादा आएगा। तो बस मुझे इतना सा बता दो, इन तीनों में चार्ज ज्यादा क्रिएट कब होगा। तो आप तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके बस स्टेबिलिटी देख लो बनने वाले कंपाउंड की। ये जब यहां ब्रेक होगा तो इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। तो बस बनने वाला सिस्टम की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि वो वाकई ब्रेक होना चाहेगा कि नहीं होना चाहेगा। आप चाहो तो अलग अगले अगले एग्जाम्पल में बना सकते हो भाई। इसको ऐसा करके बना सकते हो, इधर ऊपर आ गया नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव, इधर ऊपर आ गया नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव, इधर ऊपर आ गया नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव। ये क्या बन गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक। ये क्या बन गया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब ये तो आगे जाना ही नहीं चाहेगा और ये बहुत बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहेगा। ठीक है, आगे जाने से यहाँ क्या मिलने वाला है? चार्ज मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये वाले जो चार्ज है ये परमानेंट से हो गए। अरे भाई ये ज़्यादा इस फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा और ये वाला ज़्यादा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आगे जाने में तो नुकसान है उसको। अरे समझे क्या? आगे जाने पर क्या मिल रहा है? एंटी एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो वो नहीं जाएगा आगे। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट ज़्यादा किसका आ जाएगा? सबसे ज़्यादा थर्ड का आएगा, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। नोट कर लो। ये सोच लो चार्ज कौन बनाना चाहेगा, केवल इतना सा सोच लो बस।
हो गया क्या नोट? एक क्वेश्चन लिखो, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। मेरे पास 3 कंपाउंड है। पहला तो ये एनिलीन, सेकंड ये पिरिडीन, इन तीनों की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है अपन को। इन तीनों की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। सोचो, पहले तो आप ऐसा सोचते हो ना कि लोकलाइज लोन पेयर है कि डेलोकलाइज है। सबसे पहले तो ऐसा सोचोगे। तो यहां पर ये कैसा है? लोन पेयर रिंग के साथ पार्टिसिपेट करेगा, डीलोकलाइज। ये कैसा है? लोकलाइज। इसका लोन पेयर लोकलाइज है और इसका भी कैसा है? डीलोकलाइज। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि सेकंड वाले की ज्यादा होगी किससे? फर्स्ट और थर्ड से। लोकलाइज वाला ज्यादा डोनेट कर पाएगा, डीलोकलाइज वाला कम कर पाएगा। अब फर्स्ट और थर्ड में कैसे डिसाइड करूं? तो बेसिक स्ट्रेंथ अपन कैसे डिसाइड करते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो एक काम करो, ये जो एनिलीन है, आप यहां पर इसको H+ से रिएक्शन करवा दो, ये अपना लोन पे डोनेट करेगा और ये क्या आ जाएगा? NH3+। सिंपल है। एक बार आप उसको डोनेट करवाओ, ये जो NH था यहां लोन पेयर है, तो ये बेस, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड। ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। अरे कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। ये जब अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो उस पर क्या चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। ये कंपाउंड क्या, ये क्या है? बेस। ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कैसा बन गया भाई? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये sp3 एटम हो गया। sp3 कैसा होता है? नॉन नॉन प्लेनर होता है, तो सिस्टम कैसा बन जाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो इसने जब लोन पे डोनेट किया तो इसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है, जबकि इसका कॉन्जुगेट एसिड उतना स्टेबल है? अरे बोलो भाई, नहीं है। तो इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे? ऐसे कंपेयर करोगे कॉन्जुगेट से। तो बेसिक स्ट्रेंथ का एक्चुअल ऑर्डर क्या आ जाएगा? सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर फर्स्ट वाला हो जाएगा, फिर थर्ड वाला हो जाएगा। सेकंड वाले को कैसे डिसाइड किया, समझ में आया क्या? लोकलाइज और डीलोकलाइज से। कर लो नोट बेटा।
मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे क्या सॉल्व करने के लिए? नहीं दिए क्या अभी तक? लास्ट टर्न पे दिए थे, नहीं दिए थे कुछ पहले के दिए थे। अच्छा, अपन कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी, वो अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। अपनी सैटरडे को क्लास है ना, उस दिन मैं डिस्कस करूंगा, तो आप क्वेश्चन टिक कर लें बेटा। बिगिनर बॉक्स 1 से लेकर 5, बिगिनर बॉक्स 1 से लेकर 5। अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचे हैं, है ना, मेनली। एक तो बचा है टोटोमरिज्म और एक बचा है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये 2 टॉपिक बचे हैं, तो लगभग तीन लेक्चर के टॉपिक बचे हैं, 3 लेक्चर्स के। एक्सरसाइज 1, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी बचा है थोड़ा बहुत छोटा मोटा, 1 से लेकर 52 तक, 1 से 52। क्वेश्चन नंबर 1 to 52 ये एक्सरसाइज 1 के हैं। बिगिनर बॉक्स 1 to 5। ठीक है, तो आप एक काम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना, बाकी मैं नेक्स्ट टर्न पे दे दूंगा। काफ़ी कुछ तो दे भी रखे होंगे पहले शायद। चलो, ये सॉल्व करना, और सॉल्व करने से ज़्यादा ज़रूरी है पहले नोट्स कॉपी पढ़ना ढंग से। इन सारे क्वेश्चन को 2-2 4-4 बार करोगे तब जाके दिमाग में बैठेंगे वो, है ना। ऐसे नहीं बस आ गए, 2 दिन नहीं आए तो भी कोई मतलब नहीं डाउट पे आने का। पता नहीं कैसे मैनेज कर लेते हो आप यार। चलो ठीक है भाई, काफ़ी आज के लिए।